जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग रेलवे का घटना चक्र 2020 आया है और उसी का जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करेंगे और यह सीरीज ख़त्म करके तब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। और घटना चक्र मैथ का जो है क्लास आप लोग का 1 तारीख से चलेगा। 1 तारीख से घटना चक्र का मैथ भी डेली चलेगा और आपका जीके जीएस का भी सीरीज डेली चलेगा। आज जो हम पहला टॉपिक इतिहास का लिए हैं, इतिहास कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। तो इसका राइट आंसर होगा होमो नलेडी। होमो नलेडी। तीसरा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ईंट के बने भवन, ये प्रमुख विशेषता थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन है। देखिए इस सीरीज में जो है आपका 2001 से लेके अभी तक जितना भी रेलवे का एग्जाम है, सारा इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ऐड है। ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। हाँ, इसमें है कि पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा इसका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन का साधन था। आदि मानव के जो मनोरंजन का साधन था वह क्या था, शिकार था। इसका राइट आंसर होगा शिकार। अब इसका व्याख्या भी हम पढ़ते चलेंगे, आप लोग देखते जाइएगा, सुनते जाइए, याद हो जाएगा सब। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। ठीक है, वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन जो है होता था वो मांस और कंदमूल खाते थे। उसका भोजन क्या होता था, मांस और कंदमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। देखिए अगर पूछता कि प्रथम पशु कौन था जिसको पालतू बनाया गया, तब कुत्ता हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। आपका इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, हम आपको उसका डिटेल बता रहे हैं, उसको आप बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। डिटेल में है कि पशु की पालतूकरण में मानव प्रयास मध्यकाल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था, यानी कि यह मध्य पाषाण काल में ही था कुत्ता। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु था। कुत्ता जो है प्रथम पशु था जिसको मध्य पाषाण काल में पाला गया, और भेड़ जो है वो नव पाषाण काल में पाला गया। क्योंकि भेड़ जो पाला गया वो कब पाला गया था, 11,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसको जो है इसीलिए से यह जो है नव पाषाण काल से संबंधित है। अतः इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए भेड़ सही होगा। ठीक है, अब देखिए सुअर को जो पालतू बनाया गया था वो 9,000 ईसा पूर्व के लगभग में बनाया गया था। बकरी और गाय को 8,000 ईसा पूर्व में, बिल्ली को जो है 75,000 ईसा पूर्व में, और मुर्गी को 6,000 ईसा पूर्व में, घोड़ा तथा गधा को 4,000 ईसा पूर्व में, और अन्य जानवर इसका जिसका पालतूकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर समझ गए। अगर नव पाषाण काल पूछे तो उसमें भेड़ मारना है, और अगर मध्य पाषाण काल का पूछे तो कुत्ता मारना है, और प्रथम पशु भी पूछे तो पालतू कुत्ता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि कहता है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं कि क्या है व्याख्या। व्याख्या है सबसे पहले वर्ष 1921 में, यो भी ध्यान में रखना कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा।
सिंधु सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया। अब इसका ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, तो 1921 में। किसके नेतृत्व में, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका हम व्याख्या देखते हैं अब क्या है। कहते हैं कि अनार्य का संबंध शहरी सभ्यता से रहा जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता से होने की सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो कौन सा सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में कांस्य और टीन को मिलाकर, ध्यान में रखेंगे, कांस्य और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग को प्रमुख धातु कांसा थी, यानी कि इस युग की जो प्रमुख धातु थी वह कौन सा थी, कांसा थी। इसी कारण से इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्र पाषाण कालीन नागरिक सभ्यता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है, तो इसमें जो है गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, बाघ, गैंडा ये तीनों का चित्रण का मिलता है। तो देखते हैं इसका व्याख्या पे हम लोग चलते हैं। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिने ओर हाथी, बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है। तो क्या हो जाएगा, गाय और घोड़े का नहीं मिला है। लेकिन देखेंगे आप कि दाहिने ओर क्या है, दाहिने ओर जो है हाथी और बाघ, बाईं ओर जो है गैंडा और भैंस, सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। तो इसका कौन सा मृत, ये जो है गाय का साक्ष्य इस पे नहीं अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित है, तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति की। किसका, पशुपति की। इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर सील पर 3 मुख वाला एक ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ, उसके सिर पर 3 सिंग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें अर्ध शिव बताया था। किसने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने इसे पशुपति को अर्ध शिव बताया था, तो मार्शल ने। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए कनिंघम ने। इसका आप देख सकते हैं व्याख्या क्या है। कहता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। देखिए, भारतीय सभ्यता से सर विसेंट स्मिथ का भी नाम जुड़ा है, डी गोस्वामी का भी है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का भी है, सर मार्टिन व्हीलर का भी, यानी कि इसमें से सभी आपका सही होगा। अब देखेंगे इसका हम व्याख्या पे क्या क्या लिखा हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। 10 का व्याख्या को हम देखते हैं।
कहता है कि दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता एक लंबा कालानुक्रम रहा जिसके अंतर्गत इतिहासकार एवं पुराविदों ने अपने योगदान दिया। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है। चूंकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, और मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से तथा डीडी गोस्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित है। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से और डीडी गोस्वामी जो है कौशाम्बी के उत्खनन से क्या है संबंधित थे, जबकि सर विसेंट स्मिथ ने बौद्ध अशोक एवं मुगल साम्राज्य के विशेषकर अकबर पर लिखा। अतः स्पष्ट है, देखिए इसीलिए कहता है कि स्पष्ट है दिए गए सभी विकल्प न किसी सभ्यता से संबंधित है, अतः सभी विकल्प सही है। किसी न किसी सभ्यता से संबंधित है, अतः क्या है सभी विकल्प मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है क्या थी, ग्रामीण थी। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे इसका व्याख्या क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया। इसी कारण सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। सिंधु सभ्यता को कौन सा सभ्यता में रखा गया है, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला जो है किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मृतकों का टीला। अब देखेंगे कि इसका व्याख्या क्या है। इसका व्याख्या हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में जो है मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा सिंध, सिंध में। अब देखेंगे सिंध कहाँ पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किए थे। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने, जो 1922 में किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के लारकाना जिला सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला था, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, देखेंगे इसका पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो। देखेंगे आप कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा, उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा। इसे मार्टिन व्हीलर ने स्नानागार बताया। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है,
किस प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भी सिंध प्रांत में स्थित है। अमरी हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो मुख्य धंधा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। कृषि इसका देख लेते हैं, क्या व्याख्या देखते हैं इसका 17 नंबर का। इसका हम व्याख्या देखते हैं, देखेंगे। कहता है कि सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी जिसमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ था। ये भी पूछता है कि यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? गेहूं तथा जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। यह कौन था? लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदावरी के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। अब देखेंगे कि हड़प्पा पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये तीनों जो है ना आपका कालीबंगा, रंगपुर और रोपर, ये तीनों आपका भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह पूर्वी सीमा का जो है निर्धारण करता है। तो व्याख्या देखते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंध सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है सुतकोतराडोर जो बलूचिस्तान, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र। अब देख लेंगे कि पूर्व में इसका छोर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में कहाँ है आपका? पश्चिम में है बलूचिस्तान तक, और उत्तर में है आपका मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में जो है आपका ये दायमाबाद महाराष्ट्र तक है। इसको चौहद्दी भी आप ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। हड़प्पा का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बालाकोट जो है भारत में नहीं है। आप इसका व्याख्या देखेंगे। कहते हैं कि बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यह जो स्थल शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी उस समय, जबकि कुम्हार का चाक, आग और गेहूं की जानकारी हो चुकी थी। तो आप चलेंगे इसकी व्याख्या पे, तो देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन लोगों को क्या चीज का ज्ञान था? सोना का ज्ञान था, चांदी का था, तांबा का था, कांसा का था, सीसा का भी था, लेकिन जो है लोहा का नहीं था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बर्तन के मिलने से कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा गया। ऋग वैदिक कालीन मृत भांडों में
काले एवं लाल मृत भांड की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृत भांड मिले हैं। सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृत भांड मिले हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि उसके घर ईंटों के बने थे, बिल्कुल सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हो गई थी, बिल्कुल सही है। घर की निर्माण योजना में खुला शौच मुख्य लक्षण था, बिल्कुल सही। नहीं कि उपरोक्त में से सारे कथन क्या है? सही है। अगला चलते हैं, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किसके बने होते थे? तो आप बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर का निर्माण जो है ईंटों का प्रयोग करके किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के लिए किया गया। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। और मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। कितने स्तंभों पर टिकी हुई थी? 20 स्तंभों पर। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था, जैसे कि कालीबंगा में। इसका अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो इसका राइट आंसर होगा शहर योजना प्रणाली पर इसका पहचान किया जाता है। तो आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता की थी, क्या थी? शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। क्या करती थी? लंबवत काटती थी चौड़ी सड़कें, ठीक है। और मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों की बनाए जाते थे। नाला जो है सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी, ठीक है। इसका नाले एवं सफाई की भी व्यवस्था उत्तम थी। ये मतलब बहुत अत्याधुनिक था वो। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ साहित्य तथा ताम्र पत्र नहीं पाए गए। मृत भांड पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु अभी तक उसे पढ़े नहीं जा सके हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया। देखेंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभ तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य की दृष्टिपात से करें तो तांबे का उपयोग आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC में किया गया था। 8700 BC में किया गया था। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखिए अब इस पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम डिस्कशन करते हैं। पुरालेख शास्त्र, जिसको एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरालेख शास्त्र, जिसको एपिग्राफी कहते हैं, शिलालेखों का अध्ययन है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में संभव हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृति का योगदान था, न कि द्रविड़ और वैदिक आर्यों का। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट कि जली हुई ईंटों के मकान प्रथम यथार्थ मेहराबदार पूजा स्थल कला व स्थापत्य में जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी जली हुई ईंटों का प्रयोग का मतलब है कि पक्की ईंट, यानी कि पका हुआ ईंट। अब यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत के लोग मुख्यतः तांबा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारत के लोग मुख्यतः तांबा के प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट चलते हैं कि प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया था। बिल्कुल है।
अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग किया करते थे। वहाँ पत्थर में जब औजार लगाया जाता था तो उसी के जगह पे जब वहाँ पे लोहा सब नहीं था तो वह क्या करते थे, पत्थर का ही प्रयोग करते थे। और नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग जौ चावल गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। अगला पॉइंट चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा तांबा टीन सोने चांदी भी परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। अगला पॉइंट चलते हैं, कहता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा जो है कौन नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, चौहनुदरो किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चौहंदरों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। और अगला पॉइंट है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कालीबंगा से जो है अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। देखिए जितना भी ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा रेलवे में नहीं पूछेगा, ये वादा है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, उसके उदय के समय यह नष्ट हो गई थी। ठीक है, उसके उदय के समय क्या हो गई थी, यह नष्ट हो गई थी। अगला पॉइंट है, धौलावीरा लोथल कौशाम्बी तथा कालीबंगा से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब देखेंगे यानी कि धौलावीरा लोथल और कालीबंगा जो है आपका किससे संबंधित, सिंधु घाटी से संबंधित है, लेकिन कौशाम्बी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा कालीन घर ईंटों से बने होते थे। ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा कालीन घर जो है वह ईंटों से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, गन्ना सरसों तिल तथा जौ में गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला। गन्ने का स्रोत जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, जबकि तेल सरसों और जौ का मिला है। आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, लोथल कालीबंगा नागार्जुनकोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुनकोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है, हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर किसको कहा जाता था, लोथल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है जो कि पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट है, रंगपुर में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नजदीक अवस्थित है। भारत के अहमदाबाद के नजदीक स्थित है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। नगर योजना के क्षेत्र में क्या थी, विशिष्टता हासिल थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता बोला जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण जो है पक्की ईंटों से किया जाता था। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि लोथल एक स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की गोदी पाई गई थी। जहां सिंधु घाटी सभ्यता की गोदी यानी डॉकयार्ड पाई गई थी, इसका देखेंगे। अगला पॉइंट कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड है। माउंट ऑफ द डेड है। अगला पॉइंट है, लिपि जिसका कुट वाचन नहीं किया गया
है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लिपि जिसका कूटवाचन जिसको पढ़ा नहीं गया है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? धौलावीरा में। अगला पॉइंट है पुरापाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेटक था। ठीक है, पुरापाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेटक था। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए समय इसमें लगेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लेने के बाद जो है अपना हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिट्टी के जो बर्तन का साक्ष्य मिला है इसीलिए से उसको आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश का कारण नहीं था, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले थे। कितने अन्न भंडार मिले थे? 6 अन्न भंडार मिले थे। अगला पॉइंट चलते हैं कि पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग का था। पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार जो था वह आग था। अगला पॉइंट चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, तो पुरातात्विक खुदाई है। अगला पॉइंट चलते हैं हड़प्पा के कुम्हारी कार्य आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। कुम्हार सब जो होता था वो क्या करता था? लाल रंग का प्रयोग करता था, उस पे दिया जाता था। अब देखेंगे अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की महापाषाणी संस्कृति जिसको 500 BC से 100 AD तक हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़े से घिरे कब्र का उपयोग किया। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में मोहरें वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती है। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा स्थल कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। अब देखेंगे अगला पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग को मुहर में पशुपति भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिला है। कौन भगवान का? पशुपति भगवान का। अब आगे पॉइंट चलते हैं कि हड़प्पा की खुदाई प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई थी। आकृति किसकी बनी थी? कांस्य की बनी हुई थी। तो अगला पॉइंट चलते हैं रोपर में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेष भारत में चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। कहाँ है? रोपर चंडीगढ़ के नजदीक अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में की गई। अब अगला पॉइंट चलते हैं वैदिक सभ्यता से है लोकप्रिय। अब देखिए किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य ही विजयी होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य ही विजयी होती है। अगला पॉइंट चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है? तो ये मुंडकोपनिषद में। कहाँ पे है? मुंडकोपनिषद में। भारत एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। अगला पॉइंट है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध डैश के निकट हुआ था? तो अंबाला शहर के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? अंबाला शहर के निकट। अगला पॉइंट चलते हैं हम कि धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत अधर्म होता है। बौद्धायन मानव और आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। कौन है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रुकेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे? आगे हम बढ़ाएंगे।
तो आप लोग तब तक चैनल पर बने रहें, और अगर यह सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर करें। हम पूरा घटना चक्र का जो है आपका डिस्कशन करेंगे, पूरा घटना चक्र का। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। अगर जो दोस्त लोग देखना चाहते हैं उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।